हमने जो पिछली दो वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करे थे, उन क्वेश्चंस के बाद अब हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। आइए अपने पाइथन के 30 डेज चैलेंज में हम ये फंक्शन के टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या है? अगर आप कोई रिपीटेड टास्क को करना चाहते हो तो आप यूज करते हो फंक्शन में एक सेट ऑफ अ कोड जो कि यूज कराया जाता है परफॉर्म करने के लिए कुछ रिपीटेड टास्क। देखिए, सबसे पहले हमारा डेटा आता है। डेटा हमारा इनपुट से आता है। इनपुट से आने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेटा का आउटपुट होता है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी में ऑटोमेशन होता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में हम कुछ फंक्शंस का भी यूज़ करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ऑटोमेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो क्या होता है? ऑटोमेशन के मतलब होता है यूजिंग अ पाइथन कोड टू मेक द कंप्यूटर टू टास्क ऑटोमेटिकली। हम एक पाइथन कोड लिखते हैं जो हमारे कंप्यूटर को टास्क कराने के लिए लिखा जाता है ऑटोमेटिकली। अब पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है लैम्डा फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन जैसे कि प्रिंट, रिटर्न, सॉर्ट और लेन। लेन को हम लोग लेंथ बोलते हैं, लेंथ को हम लोग लेन बोलते हैं। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये फंक्शन जो होता है इसको हम लोग एज मेड बाय यूजर इन रियल टाइम फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शन जो कि यूजर रियल टाइम में अपने हाथ से बनाता है। इसके बाद आता है लैम्डा फंक्शन जिसको हम लोग एनोमनस फंक्शन भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग सॉर्ट फंक्शन का भी यूज करते हैं। ये जो होता है ये वन लाइन का फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन उन्हें बोला जाता है जैसे कि कोई हमने डीएफ लिया, डीएफ के बाद हम अपना नेम देते हैं उस फंक्शन का और आर्ग्यूमेंट लिखते हैं उस उस राउंड ब्रैकेट में और कोलॉन से उसे कंप्लीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक हम देखते हैं, क्रिएट अ न्यू फंक्शन डेफ समेशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि रिटर्न करें एक्स प्लस वाई को। ये हमारा पहला स्टेप है। अब समेशन के लिए हमने एक्स की वैल्यू 56 ली और वाई की वैल्यू 98 ली। अब स्टेप टू में ये सेल जो है, ये फंक्शन आप किसी भी सेल में बुला सकते हो। समीशन जो आपने फंक्शन बनाया है ये किसी भी सेल में आप बुला सकते हो। तो 56 प्लस 98 जो होगा वो 154 बनाएगा। एक बार कोई फंक्शन आपने बनाया, जैसे कि हमने ये डेफ फंक्शन बनाया है, तो ये डिफाइंड फंक्शन जो हमने बनाया है, ये बनाने के बाद आप इसको उस पेज में किसी भी सेल में मतलब कॉल करा सकते हो। मतलब कहने का ये है कि उस नोटबुक में आप किसी भी सेल में इसको कॉल करा सकते हो। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि एक पर्टिकुलर नंबर को हमें बताए कि वो ऑड है या इवन है। तो उसके लिए हमने डेफ इवन अंडरस्कोर ऑड नाम का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर हमने नंबर जो दिया यहाँ पे टास्क दिया। नंबर हमारा क्या है? टास्क है। ये यहाँ पे चेक कर रहा है। चेक क्या कर रहा है? अगर नंबर डिविजिबल हो 2 से और इक्वल्स टू 0 दे तो प्रिंट करे इवन, वरना एल्स प्रिंट करे ये ऑड। इस फंक्शन को आइए सबसे पहले क्रिएट करते हैं। हमने इसको क्रिएट कर दिया। अब हम इस फंक्शन को दूसरे वाले सेल में कॉल करेंगे। इवन अंडरस्कोर ऑड, ये जो हमने फंक्शन बनाया था इसको हम लोग इस सेल में कॉल करते हैं। तो हमने जो ये नंबर दिया, यहाँ पे फंक्शन के साथ जो टास्क था वो देना था। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी टास्क दे सकते हैं। जैसे कि 60 ले लेते हैं तो ये 60 क्या हो जाएगा? हमारे लिए इवन हो जाएगा। अब हम अगर इसको 61 ले लेते हैं तो ये हमारे लिए ऑड हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर कोडर्स हमें ये क्वेश्चन कराते हैं कि कैलकुलेटर कैसे बनाया जाए एक फंक्शन का यूज करके पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले हमने डेफ लिया जो कि ऐड कराए ए बी को और रिटर्न करे ए प्लस बी को। ऐसे ही एक फंक्शन लिया सब्सट्रैक्शन का जो कि ए बी ले और ए माइनस बी करे। ऐसे ही मल्टीपल का लिया जो कि ए और बी की वैल्यू ले तो ए इंटू बी कराए। ऐसे ही हमने डिवीजन का लिया जिसको हमने डिव लिख दिया था डी आई वी, और जो कि ए से डिवाइड कराए बी को। अब यहां तक के तो समझ में आ गया। अब इसके बाद कैलकुलेटर बनाने के लिए ये जो डेफ कैलकुलेटर हमारा एक और फंक्शन है, इसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट्स दी। प्रिंट स्टेटमेंट क्या दी? प्रिंट करें मेन्यू टाइटल। सबसे पहले ऑपरेटर से पूछे कि आप क्या कराना चाह रहे हो। 1 के लिए ऐड, 2 के लिए सब्सट्रैक्शन, 3 के लिए मल्टीपल और 4 के लिए डिवीजन। अब चॉइस लेने के बाद आपसे चॉइस बोले इनपुट कराइए कि
एंटर योर चॉइस 1 2 3 4। ठीक है, जब आप 1 2 3 4 लेंगे तो नंबर 1 नंबर 2 हमने दो वेरिएबल्स लिए, इन दो वेरिएबल्स के अंदर फ्लोट की वैल्यू को डाला और इनपुट कराया मैसेज एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर सेकेंड नंबर। अगर पहली चॉइस इक्वल्स टू 1 है तो ये प्रिंट कराए रिजल्ट को, ऐड करे नंबर 1 और नंबर सेकेंड को, यानी कि ये जो नंबर है याले को और याले नंबर को ऐड करे। ऐसे ही सेकेंड में ये इसको माइनस करे और थर्ड में ये इसको मल्टीपल करे और फोर्थ में ये इसको डिविजिबल करे। और लास्ट में हमने कॉल कराया कैलकुलेटर को, जो कि हमने स्टार्ट कराने के लिए प्रोग्राम में लिखा है। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले इसने हमसे पूछा कि आप क्या कराना चाहते हो। पहले के लिए ऐड, दूसरे के लिए सब्सट्रैक्ट, तीसरे के लिए मल्टीप्लाई और चौथे के लिए डिविजिबल। तो हमने बोला हम जो है थर्ड वाला यानी कि मल्टीपल कराना चाहते हैं। एंटर करा, हमारा फर्स्ट नंबर है 25, दूसरा नंबर है हमारा 25, तो 25 × 25 625 होता है। ये हमारा एक कैलकुलेटर बन के तैयार हो गया। आप और भी फंक्शन कर सकते हो, जैसे कि हमने इसमें लिखा सेकेंड यानी कि ये सब्सट्रैक्ट करा है, तो हमने लिया 21 जो कि हमारा सब्सट्रैक्ट करा है 2 से, तो ये 19 देगा। देखिए रिजल्ट जो होगा इसका 19 होगा। आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हो, यानी कि डेसिमल वैल्यूज में भी। तो हमने बोला 3 यानी कि मल्टीपल कराया 4.5 का 3 से, तो 4.5 का 3 से मल्टीपल कराएगा, जिसमें ये वैल्यू देगा 3.5 की। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया, अब इस फंक्शन को यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है, अब इस फंक्शन को हम दूसरे सेल में भी बुला सकते हैं। तो कैलकुलेटर और राउंड ब्रेसेस का हमने यूज करा। कॉल कराने के बाद हमें पूछा कि आप क्या कराना चाहते हो, तो हमने बोला 4 यानी कि डिविजिबल। तो आप इनसे हमसे पूछा किससे क्या डिविजिबल कराना चाहते हो, तो हमने बोला 2505 डिविजिबल बाय 5। तो इसने आंसर दिया 501, यानी कि जो आंसर होगा डिवाइड करने के बाद वो 501 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें डायनेमिक टिप कैलकुलेटर बोला बिल के टिप अमाउंट को परसेंटेज के हिसाब से कर दे जो कि यूजर ने डाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया जो कैलकुलेटेड टिप बिल के लिए होगा, यानी कि कैलकुलेटेड टिप के लिए होगा। अब हमारा बिल अंडरस्कोर अमाउंट हमने लिया, इसमें हमने कॉमा से सेपरेट करा, फिर टिप परसेंटेज लिया, यानी कि ये रिटर्न करे अगर बिल अमाउंट हम डालें तो मल्टीप्लाई कराए टिप परसेंटेज से और डिवाइड कर दे हमारा 100 से। ये फॉर्मूला ऑफ अ बिल यहाँ पे लिखा है एक तरीके से, ये देखिए ये लिखा हुआ है फॉर्मूला ऑफ अ बिल, यानी कि बिल इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। यानी कि बिल पे अगर मान लियो 20% का डिस्काउंट है तो वो 100 से उसको टोटल बिल के 20% का डिस्काउंट निकाल के दे दे। सेकेंड हमारा आता है डेफ में, फिर हमने एक फंक्शन बनाया टोटल बिल विद टिप। ये परसेंटेज हमने टिप के लिए चुनी थी। टिप के बाद वो जो हमारा बिल अमाउंट है उसको ऐड करके बिल अमाउंट के साथ ऐड करके टिप अमाउंट में दे दे। तो इसने ये फंक्शन को बना लिया। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को बनाया। इसके बाद टिप कैलकुलेटर, यानी कि अब ये दो फंक्शन बन गए। अब यहाँ पे टिप कैलकुलेटर यानी कि बिल अमाउंट के लिए अलग है, टिप परसेंटेज के लिए अलग है, दोनों में फ्लोट है। पहला बिल अमाउंट हमें डालना होगा, टिप परसेंटेज डालनी होगी। तो बिल अमाउंट अगर हमारा 100 है और टिप परसेंटेज डालना है हम 10, तो 110 ये हमारा टोटल जो है बिल अमाउंट को दे दे। ठीक है, अब हमने यहाँ क्या करा, टिप अमाउंट को इक्वल्स टू के साथ लिया जिसमें हमने कैलकुलेट कराया टिप को, और बिल अमाउंट के साथ टिप परसेंटेज की हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दी। ऐसे ही टोटल अमाउंट के साथ भी हमने टोटल बिल लिया विद टिप, यानी कि जो टोटल बिल हो वो विद टिप आए, हमारा जो बिल अमाउंट है उसके साथ टिप अमाउंट होके इसमें आए। ये भी आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे दी। ये आर्ग्यूमेंट देने के बाद अब अगर आप हमारा टिप अमाउंट हम जो डालें वो दे सबसे पहले, यानी कि उस टिप अमाउंट से निकाल के दे, यानी कि यहाँ से वो इसको निकाल के इस मैसेज के साथ दिखाए कि आपका जो टिप अमाउंट है वो 10 रुपए है और आपका जो टोटल बिल है वो 110 है, क्योंकि आपका बिल हुआ था 10 रुपीज। अब हमने इसे कॉल कराया। कॉल कराने के बाद अब हमने इसे यहाँ पे कॉल कराया। कॉल कराने के बाद हमारा जो बिल अमाउंट था वो मान लिए 2999 बना। इसमें हमने परसेंटेज ऑफ टिप डाली, यानी कि 13% हम ले लेते हैं। 13% का 2999 का 13% होता है 389.87, जो कि हमारा 2999 के साथ ऐड होके यहाँ पे शो हो गया कि आपको इतना अमाउंट पे करना होगा।
ठीक है। ऐसे ही इस फंक्शन को हमने दोबारा यहाँ कॉल कराया, कॉल कराने के बाद इसने हमें यहाँ पे दिया और हमने इसमें डाला 300 रुपीज और फिर हमने डाला 10%, तो इसने दिया 300 का 10% होता है 30, तो टोटल अमाउंट इसने दिया 330 रुपीज। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पाइथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं नमपाई। नमपाई यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन होता है, ये लाइब्रेरीज होती है पाइथन की। ठीक है। इंपोर्ट करा इसको हम लोग रन कराने के लिए सबसे पहले कोड लिखते हैं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है। नमपाई जो होता है हमेशा क्रिएट करा जाता है एरे से, यानी कि एरे लैंग्वेज में। ठीक है। आगे एरे क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा आइटम का जो कि स्टोर होता है साथ में एक ही जगह पे। ठीक है। यानी कि दो टाइप के एरे होते हैं अब इसमें, यूनिफॉर्म एरे और अनयूनिफॉर्म एरे। यूनिफॉर्म एरे क्या होता है, यूनिफॉर्म एरे में सारे एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होते हैं, जैसे कि एग्जांपल इंटीजर्स ओनली होगा या फिर फ्लोट होगा खाली या फिर स्ट्रिंग होगा। मेमोरी जो होती है कंटिन्यूअस होती है इसमें और ऑप्टिमाइज होती रहती है, ये यानी कि गुड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये होता है। ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट है, सेम वैल्यूज को ये रिपीट करता है, जैसे 22.8, 2.9, 3.5 एक्सेट्रा। यानी कि अगर बुलियन है तो बुलियन को देगा, इंटीजर्स है तो ये इंटीजर्स को देगा। यूनिफॉर्म एरे में यहाँ पे एलिमेंट्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये तीनों हो सकते हैं। जैसे इसमें हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इसको हम लोग न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते। इसमें जो मल्टीपल वैल्यू होती है यानी कि 33, 4.2 साथ एज अ हम लोग समझ सकते हैं सेट, जैसे कि सेट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दे सकते थे, सेट और डिक्शनरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग क्या दे सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप दे सकते थे। इसमें भी डिफरेंट, जैसे पहला यहाँ पे इंटीजर है, दूसरा यहाँ पे बुलियन है, तीसरा हमारा यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है। अब नम पाई को यूज करने से पहले हम हमेशा नम पाई एज एनपी लिखते हैं, ताकि नम पाई जो हो शॉर्ट करे एलियास को, यानी कि निक नेम और शॉर्ट नेम। ठीक है। एलियास को निक नेम या शॉर्ट नेम भी बोला जाता है, तो जो कोड हो वो बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी टाइप हो और फॉलो करे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को। ठीक है। आगे समझते हैं, इस नमपाई की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं एक एरे 1D में। ठीक है। नमपाई सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे नमपाई एज एनपी को। अब हमने यहाँ पे एरे बनाने के लिए एक जो है ए लिया और उसके अंदर स्टोर करा, एक वेरिएबल ए लिया उसके अंदर स्टोर करा है एनपी डॉट एरे। एनपी डॉट एरे, अभी हमने एरे का मतलब समझा था। एनपी डॉट एरे में 1 2 3 4 5 6 तक के लिए, यानी कि एक नमपाई जो है एरे का यूज करके एनपी डॉट एरे बना रही है। यहाँ पे हम उसको अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ये हमें 1 डेसिमल एरे देगा 6 एलिमेंट के साथ, यानी कि सिंगल लाइन में बना के ये देगा। जब हम प्रिंट कराएंगे ए को तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ ए चेक करेंगे, तो ये रिजल्ट देगा numpy डॉट एन डी एरे। ठीक है। तो numpy डॉट एन डी एरे का मतलब होता है एन डायमेंशन। ठीक है। आगे अगर हम लोग चेक करते हैं डायमेंशन ऑफ वेरिएबल की, तो वेरिएबल की डायमेंशन चेक करने के लिए हमें ए डॉट, यानी कि जो वेरिएबल का नाम दिया था वो, उसके आगे एन डी आई एम लिखेंगे, तो ये हमें वेरिएबल का डायमेंशन चेक करा देगा। अब 2D एरे बनाने के लिए, तो 2D एरे बनाने के लिए हमने क्या करा, बी एक वेरिएबल लिया, बी वेरिएबल लेने के बाद np डॉट एरे लिखा, जिसमें हमने दो लिस्ट स्टोर कराई। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लिस्ट थी तो इसने 1 डायमेंशन, अब यहाँ पे दो लिस्ट स्टोर कराई तो इसने हमें 2D एरे दिया। ठीक है। अब दो लिस्ट स्टोर कराने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का डबल यूज करना पड़ता है, जितने स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे उतने ही डायमेंशन की ये आपको एरे बना के देगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये दो मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मैट्रिक्स में ये 5 कॉलम 2 रो का एरे हैगा। ठीक है। इसमें दो मैट्रिक्स है, प्रिंट कराया हमने बी को, तो प्रिंट कराने पे हमें इसने क्या दिया, वो 2D एरे हमें दे दिया जिसको हमने अभी इससे पहले बनाया था। अब हम इसका टाइप चेक करते हैं, डायमेंशन, यानी कि इस वेरिएबल के डायमेंशन को चेक करते हैं, तो बी डॉट एन डिम लिखेंगे तो ये 2 देगा, यानी कि ये 2 डायमेंशन एरे है। अब ये
यहाँ पे उस डायमेंशन एरे की हम रो और कॉलम को भी देख सकते हैं, यानी कि जीरो रो को और सेकंड कॉलम, यानी कि ये जीरो रो ये और सेकंड कॉलम ये, यानी कि इसने क्या करा, जीरो रो सेकंड कॉलम में क्या था हमारे पास, 3 था, तो जीरो इसमें भी डिफॉल्टेड इंडेक्सिंग है, पहली चीज समझिए, इसमें भी डिफॉल्टेड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही 0 1, तो जीरो रो ये हो गई, और जीरो आपकी कॉलम जो हुआ 1 6 हुआ, फर्स्ट कॉलम 2 7 हुआ, थर्ड कॉलम आपका 3 8 हुआ, फोर्थ कॉलम आपका 4 9 हुआ, और फिफ्थ कॉलम आपका फोर्थ कॉलम आपका 5 10 हुआ। तो हमने बोला था कि ये जीरो रो और सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो बताए, तो जीरो रो ये 1 2 3 4 5 वाली, और सेकंड कॉलम यानी कि 1 6 वाला जीरो, 2 7 वाला सेकंड, और 3 8 वाला ये आपका हमारा सेकंड कॉलम हो गया। तो सेकंड कॉलम और जीरो रो सेकंड कॉलम में वैल्यू क्या थी, 3, तो इसने इसी वजह से हमें यहाँ पे 3 दिया। अब 3D एरे बनाते हैं। अगर आप स्टैकिंग करो 2D एरे पे, अगर आप स्टैकिंग करो यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लिखो, यानी कि फर्स्ट रो ऑफ द 2D लेयर ये लिखोगे, और सेकेंड रो ऑफ द 2D लेयर, और थर्ड रो ऑफ द 2D लेयर, यानी कि जितनी 2D के ऊपर आप स्टैकिंग करते हो वो 3D एरे बना देगा, जस्ट लाइक अ सिंगल पेज, जैसे कि हम मान लो पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज, ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे सी यानी कि 3D एरे बनाने के लिए हमने सी वेरिएबल लिया, np डॉट एरे करा, यहाँ पे हमने दो क्या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा, यानी कि 2D थी और उसके ऊपर स्टैकिंग कराई 1 2 3 की, यानी कि इसने हमें 3D एरे बना के दिया। प्रिंट कराया सी को, तो प्रिंट कराने पे सी को हमारे पास जो एरे आया वो कितना आया, 3D आया। इसको हम चेक करेंगे इसका डायमेंशन, तो ये 3D एरे का यानी कि थर्ड डायमेंशन दिखाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक एरे बना रहे हैं जो कि हर सिंगल एलिमेंट ऑफ एरो को डिफाइंड करे, यानी कि यू डिफाइंड इट शेप एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, आप डिफाइन करो उसके शेप और नंबर्स को। सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। नम पाई से एरे जो फील्ड होती है वो 1s में होती है। अब यानी कि इसका जो शेप होता है वो 3 4 2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए शेप चेक करना है 3 4 2 का, तो 3 जो है नंबर ऑफ लेयर है यानी कि उसकी डेप्थ है, ठीक है। 4 जो है उसकी नंबर ऑफ रोज हैं जो कि हर लेयर में हैं, यानी कि 3 जो है उसकी डेप्थ है, 4 उसकी क्या है रोज हैं, और 2 उसके कॉलम है। ये हमने यहाँ पे एक तरीके से कोड लिखा, d इक्वल्स टू np डॉट वंस, यहाँ पे np डॉट वंस जो फंक्शन हैगा वो लिखेंगे एरे बनाने के लिए, np डॉट वंस लिखेंगे और डबल राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, 3 लिखेंगे, सबसे पहले लेयर बताएगा वो उसकी, यानी कि उसकी कितनी लेयर होनी चाहिए, 4 उसकी डेप्थ बताएगा, ठीक है, और 4 डेप्थ बताने के बाद 2 उसका जो है 2 जो है वो हर कॉलम की वैल्यू को बताएगा, यानी कि हर रो की वैल्यू को बताएगा, यानी कि हर रो में कितने कॉलम होने चाहिए, यानी कि इसमें हर रो में 2 कॉलम है। तो हमने इसको लिखा और लिखने के बाद इसको रन कराया, रन कराने के बाद जब प्रिंट कराया डी को, तो इसने हमें यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे इसने दिया 3 क्या थी हमारे पास, 3 हमारे पास यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या थी, 3, ये 3 लेयर थी, पहली दूसरी और ये तीसरी, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, पहली दूसरी तीसरी लेयर थी। फोर्थ क्या है इसकी डेप्थ, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, 2 क्या थे इसके कॉलम थे, हर रो में 2 कॉलम है, यानी कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आगे अपनी पाइथन की 30 डेज चैलेंज की जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए सात डेटा लैब को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपनी पाइथन की 30 डेज चैलेंज की जर्नी को रेगुलर रख सकें, और वो चीजें विद क्वेश्चन, विद प्रोजेक्ट, विद प्रैक्टिकल के साथ सीख सकें, जिस चीज को आप सीखने के लिए पे करते हो। यहाँ पे वो चीज बिल्कुल फ्री है, आपको हर एक चीज सिखाई जाएगी, ताकि आप इन फ्यूचर एक बेस्ट डेटा एनालिस्ट बन सकें। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सात डेटा लैब ऑन यूट्यूब चैनल।